अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनी नहीं है, लेकिन हुकूमत खत्म होने की तारीखें आना शुरू हो गई हैं। कोई कहता है 6 महीने चलेगी, कोई कहता है 9 महीने चलेगी, कोई कहता है 8 और 9 महीने के बीच में किसी भी वक्त हुकूमत चली जाएगी। यानी कि दुल्हन अभी तक घर में आई नहीं है, लेकिन दुल्हन की तलाक कब होगी ये पहले से डिसाइड किया जा रहा है और इसकी तारीखें दी जा रही हैं। मसला यह है कि जब से फॉल ऑफ चुंतखिब यानी फॉल ऑफ ढाका तो हुआ था, लेकिन जब से फॉल ऑफ चुंतखिब हुआ है, यानी जो मंसूबा था, जो लार्ज एक पिक्चर थी चुंतखिब की, जब से वो गिरी है, उसके बाद से उसके जो झटके हैं, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं पाकिस्तानी सियासत में वो महसूस किए जा रहे हैं। अब जो नया आफ्टर शॉक है, जो बड़ा झटका है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, वो फजलुर रहमान साहब पकड़ गए हैं। वो जिद पर आगे, वो किसी की बात नहीं मान रहे, उन्होंने बच्चों वाली जिद्दें शुरू कर दी हैं। हमारे घरों में एक बच्चा होता है, या बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा, जो बाजू का अकड़ जाता है और अपने घर को तबाह बर्बाद करके रख देता है। ये बच्चा क्या करता है जब वो अकड़ जाता है, यानी घर में जब तक उसे खिलाया पिलाया जा रहा होता है, गोश्त रोटी छोटी जो भी अलवाशा उसे मिल रहा होता है वो खा रहा होता है, लेकिन जब वो अकड़ जाता है, जब उसे मर्जी का खाना नहीं मिलता और फिर अब्बे की जानिब से थोड़ा बहुत जुती शुती भी मारी जाती है, फिर वो बाहर निकल जाता है और वो चौराहे पर खड़े होकर कहता है कि अब्बा रात को ये कह रहा था, अम्मी रात को ये कह रही थी। फिर वो सब कुछ पूरे मोहल्ले को बताना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जिद्दी बच्चा होता है। मौलाना साहब भी, फजलुर रहमान साहब इस वक्त जिद्दी बन गए, बहुत ज्यादा जिद्दी बन गए, बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में है। उनका पारा हाई हुआ है, रेस उन्होंने पकड़ी हुई है और बात मानने को तैयार ही नहीं है, नहीं समझने को तैयार है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो बड़ी खुलकर बातचीत कर रहे हैं। यानी मुझे नहीं आज के पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 8 से 10 सालों में इस तरह से इतना ज्यादा कोई बात कर रहा हो जितनी मौलाना साहब ने, फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा से शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातचीत करते हैं, बाकायदा से टेलीविजन के ऊपर लाइव बराह रास्त दिखाई भी जा रही है। यानी पहले जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी आता था तो बीप लगती थी, टों की आवाजें टीवी के ऊपर चलती थी और कई दफा यानी एक तजियाकार भी टों की आवाज के बगैर नहीं चला सकता था, लेकिन फजलुर रहमान साहब जब बोलते हैं तो फिर वो बगैर टों के वो चलाई जाती है। यानी एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं तो वो बाकायदा से वहां पर चलाया जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब से फॉल ऑफ चुंतखिब हुआ है तो टेलीविजन चैनल सारा वो इंतजार में था, मियां साहब आएंगे, रोटियां खोलेंगे, कोई हज करेगा, कोई जनाब जहाज पर इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, किसी के खाने खुलेंगे, किसी को जनाब गाड़ी दी जाएगी, किसी को प्लॉट मिलेगा। तो टेलीविजन और बहुत सारे साफी वो बड़े मायूस है, वो बड़े मायूस है क्योंकि उनके रोटी छोटी बोटियां खाने, वो जो सारे मामला थे लिफाफे, वो सब कुछ भी खत्म हो गया है। ज़ाहिर वो भी तहस नहस पाकिस्तानी अवाम ने करके रख दिया है। और इस दफा जो हाथ किया है किसी ने नहीं किया, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने हाथ किया है, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने हाथ किया है। और ये अगर फ्री एंड फेयर सारी चीजें हो जाती तो यकीन माने पाकिस्तानी अवाम ने झाड़ू फेर दिया था। पहली दफा ऐसा हुआ था, उन्होंने स्ट्रेट कलाड़ी चला दी थी और बिल्कुल मलिया मेट बड़े बड़े बुजुर्गों को करके रख दिया था। ये वैसे ही मौलाना साहब इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, हालांकि किसी ने नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने हाथ किया है, ये सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने हाथ किया है। यानी मैं जाती तौर पर ये समझता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी को कल आप देखें 2 दफा उसने पुश करके कहा कि इंतखाबात मुल्क में नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में इंतखाबात हो गए, इनके मर्जी की जगह चुने, मौलवी फजलुर रहमान, नवाज शरीफ साहब या कोई भी मर्जी की जगह चुने और वहां पर सिर्फ एक दिन के टाइम पर जाकर इंतखाबात करवा दें। अगर ये 60 या 80 हजार की लीड से उगने ने ना मारा तो फिर जो ये कहें, मेरे ख्याल में वजारत दे दें, अगर उससे भी बड़ी ताहयात ही वजारत दे दें, वजारत उज़्मा कि ताहयात यहां पर बैठो रूल करो। ये दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, ये धांधली की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे इंतखाबात करवा लें, ये नहीं कहेंगे कि इस हल्के में दोबारा से इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम ने इन्हें मारा है और अवाम जब मारती है तो उसके बाद बंदा पानी नहीं मांगता। वो चीज हमने पाकिस्तान के अंदर देखी है। यानी कि मियां साहब का बड़ा तगड़ा करियर था, इनके जो जड़ें थी बड़ी मजबूत थी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन उसके बावजूद जब अवाम निकली है तो उसके बाद एक सीट जो मियां साहब को जिताई गई, उसके बारे में 3 दफा मौलवी फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को कब दिखाया गया है, उसे कब दिखाकर कहा गया है कि ये तुम्हारा कद है, और ये 3 दफा जोर देकर उन्होंने कहा है। अब ये भी आप समझे कि मौलवी फजलुर रहमान साहब ने एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो की, उसके बाद आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में तो उन्होंने हद पार कर दी है, यानी बिल्कुल हद पार करी है। अपना ब्रांड उन्होंने खुलकर बता दिया कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। यानी यकीनी तौर पर ये बच्चा चौराहे पर आएगा और ये सबको आकर बताएगा कि घर के अंदर क्या क्या बात हो रही थी। आमिर मीर साहब का तजिया में देख रहा था दुनिया न्यूज पर, उन्होंने कहा कि जनाब ये लंका ढहने वाली है, बस ये देखना यह है कि कौन कितनी लंका ढाएगा, बस ये कोशिश करें कि बड़ी लंका ना ढाए, छोटी छोटी लंकाएं ढाते रहे, क्योंकि सबको पता है कि अब सारी बातें खुलकर सामने आने वाली हैं कि खान के साथ क्या हुआ था। ये तख्ते तवे पर बैठे हुए एक एक बंदा खुद बताएगा कि खान के साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, किसने क्या किया, किसे पैगाम पहुंचाया गया, कौन सौलतकारी कर रहा था और कौन सौलतकारी नहीं कर रहा था। अब ये भी आप ध्यान में रखें कि जब पहली पीडीएम मौलवी फजलुर रहमान साहब ने बनाई थी तो 2 सालों में तबाही मची है पाकिस्तान में, साफी कत्ल हुए, इमरान रियाज खान साहब जैसा बंदा उठाया गया, यानी जुल्म और सितम की इंतहा हो गई थी, इंतहा घुटन इस मुल्क के अंदर होती थी, अभी भी महसूस होती है, लेकिन घुटन थी, लिटरली घुटन थी। उस दौरान फजलुर रहमान साहब खामोश थे, बिल्कुल गायब थे। उस दौरान सिर्फ एक ही खबर आई थी कि थाईलैंड गए हैं। थाईलैंड में चूंकि मैं खुद गया हूं, बड़ी जबरदस्त जगह, बीच बड़े अच्छे हैं थाईलैंड के अंदर, और इसके अलावा कोई मशहूर चीज नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर मसाज है वहां पर, मसाज सेंटर बड़े अच्छे हैं, तगड़ा मसाज किया जाता है, एक वैन का जो खून है बहाल किया जाता है। इसके अलावा कोई चीज मैंने देखी नहीं है, बीच है, ये सारी चीजें, लेकिन बहरहाल वो वहां पर सिर्फ एक खबर आई थी कि वो थाईलैंड चले गए, इसके अलावा कोई खबर उस दौरान नहीं आई, कोई चीज उनको उन्होंने कंडेम नहीं किया, बल्कि जब भी बातचीत करते थे तो ऐसा महसूस होता दांतों में तीली मारते हुए एंजॉय कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। लेकिन अब लग पता गया कि जनाब उनके साथ हाथ क्या हुआ है। अब मौलवी फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में, आपके सामने रख देते, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि ये धांधली ज्यादा पार्लियामेंट है, सारी दुनिया जानती है कि धांधली ज्यादा पार्लियामेंट है, लिहाजा जो कुछ भी इस पार्लियामेंट के अंदर होगा उसका कोई असर नहीं होगा, यानी उसे कोई नहीं मानेगा। ये अभी पार्लियामेंट बनी ही नहीं है, पार्लियामेंट के लिए दुल्हन ने अभी तक निकाह नामे के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। पहले कहा जा रहा है कि नहीं इस दुल्हन के कपड़े उतरेंगे, ये दुल्हन जनाब बदनाम होगी, ये दुल्हन ने ना इसे रोटी पक दी है, ना इसे घर में झाड़ू दिया जाता है, इसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, यादें मारी जाएगी बेचारी। तो ये पहले से उसके बारे में कहा जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि हमारे अदालतों के फैसलों की हम कोई नज़ीर दुनिया भर में नहीं दे सकते, अदालतों के फैसले नहीं माने जाती। जब खान को तहस नहस किया गया और उसके अंदर अदालतें सौलतकारी करते हुए हम सब ने देखी हैं,
बाकायदा से बहुत सारी चीजें, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मौजूद जजेस खुद ये कहते रहे कि जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, नहीं तो हम नहीं जमानत दे सकते। 18 20 दफा बंदे पकड़े गए एक बंदा। अब इसके ऊपर खामोश हो जाए, जरा खामोश हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है कि अदालतें सूरत करते नहीं है। हकीकत यही है कि पाकिस्तानी अदालतों के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खुलकर यह कहा कि पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है, सबसे बड़ा करप्ट तरीन इदारा है। हजरत रहमान साहब ये करेंगे अदालतों के फैसलों के हम नजीर नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मसला हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, हम जमहूरियत का मुकदमा हर सूरत लड़ेंगे और जमहूरियत का मुकदमा आज कमजोर हो गया है, मैं किसी का नौकर नहीं हूं। अब ये बंदा कब करता है? मेरे ख्याल में तब कहता है जब किसी उसने पहले कभी नौकरी की हो, लेकिन जब वो फिर नौकरी छोड़कर बात करता है तो कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं। तो फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं, हम किसी के नौकर नहीं है, हम जमहूरियत का मुकदमा लड़ेंगे। जमहूरियत का मुकदमा बहुत ज्यादा कम हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे माइनस नहीं किया गया पाकिस्तानी सियासत से, मेरी पूरी जमात को माइनस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी जमात माइनस होगी तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर लड़ेंगे, माइनस नहीं होने देंगे, हम तो फिर लड़ेंगे। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। उसके बाद अभी आते हैं उस तरफ और वो कहते हैं कि मैं जो हारा हूं, असल में एस्टेब्लिशमेंट मुझे रोज रोज आकर थ्रेट के लेटर देती थी। एस्टेब्लिशमेंट मुझे कहती थी बाहर में निकलना मारा जाओगे, थ्रेट के लेटर मेरे हाथ में दे देती थी, और ज्यादा थ्रेट तो था, दहशत गर्दी हमने देखी, लेकिन मरवत में तो निकला। शेर हसन मरवत कभी जंगल में भाग रहा है, कभी दरिया में भाग रहा है, कभी पहाड़ों से नीचे आ रहा है गरीब का बंदा, और पुलिस उसके पीछे थी। तो कई जगहों पर जो मरवत साहब है उन्होंने खुद मुझे बताया कि यानी जान जाने का हमें खतरा हो गया था, पुलिस से निकले जंगलों से नीचे गए और खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था वहां पर। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट मुझे रोज रोज थ्रेट के लेटर देती थी, और इन्हें मेरी उन थ्रेट के लेटर्स को मेरी खैर खाई से ताबीर किया जाता था। हमें कहते थे बाहर ना निकलो, जब हम बाहर निकलते थे हमारे ऊपर हमले हो जाते थे, आप रास्ता खोलकर हमले करवाते थे। पूरे मुल्क में धांधली हुई है। वो कहते हैं खबर पख्तूनख्वा में मुझे अमलमेंट नहीं किया गया, पूरे मुल्क में धांधली हुई है। इस मुल्क में मैं इस मुल्क में जमहूरियत की बात करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट मुझे उसके बाद वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश ऐसा नहीं हो सकता, एस्टेब्लिशमेंट मुझे चंद सीटें मेरे हाथ में दे दे और कहे कि तू ये जमहूरियत है, इसे तुम जमहूरियत कहो, मैं उसे जमहूरियत नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई सीटें लूं और उसके बाद इसे जमहूरियत कह दूं। शहबाज शरीफ की मुझे कॉल आई थी, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ को मना कर दिया कि मेरा वहां पर काम नहीं है, मैं इररिलेवेंट हो गया हूं बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि बहरहाल उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है शायद वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को आमादा कर सकती है, जो भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की इस खित्ते के हवाले से सोच है, लेकिन उसमें रुकावट हम बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं रुकावट बन जाता हूं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो जाता हूं। वो कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट का रवैया बदल जाएगा, लेकिन उनका रवैया यानी एस्टेब्लिशमेंट का रवैया उन्होंने फिर से कहा कि सेम है तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। और ये बड़ी उन्होंने खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैं जनाब पार्लियामेंट के अंदर तो जाऊंगा, लेकिन हम मुल्क भर में जांच करेंगे, मैं किसी भी तौर पर झुकूंगा नहीं। इस मुल्क भर में लाडले बना दिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा लाडला बना दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में सवाल हो तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को उसका कद दिखाया गया है और जो सीट उन्हें मिली है, मियां साहब को बताया गया कि तुम सीट जीते नहीं हो, तुम्हें हमने सीट दी है। अब ये जो सेंटेंस है कि तुम सीट जीते नहीं हो, हमने तुम्हें सीट दी है, ये 3 दफा मौलाना फजल रहमान साहब ने रिपीट किया है। अब ये बड़ी सख्त गुफ्तगू है जो उन्होंने की है, और ये उसी तरह से पाकिस्तान के टेलीविजन और यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। मसला ये है कि जनाब गेम पड़ गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो टाइम आने वाला है कि जहां पर ये सारे मिलकर जो पीडीएम बनी थी, जिन्होंने खान की हुकूमत गिराई थी, ये सब मिलकर मदद के साथ ये सब मिलकर देगचियां लेकर फूल लेकर खुद अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और खान को कहेंगे दोबारा आकर इख्तियार में बैठो। यकीन माने ऐसा महसूस हो रहा है कि ये खुद मिलकर पूरी पीडीएम फजल रहमान लीड करेगा, पीछे नवाज शरीफ, पीछे शहबाज शरीफ, पीछे जरदारी, ये सब फूल लेकर अडयाला जेल के सामने जाएंगे, नीचे झुककर कहेंगे कि खान को बाहर निकालो और खान को दोबारा जाकर लाकर वजारत तक छोड़कर आएंगे। हालात इसी तरफ जा रहे हैं। फजल रहमान साहब का माइंड वो बता रहे हैं ना कि बच्चा चौराहे पर आकर सब कुछ बताएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।